नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जनगणना होगी। जनगणना के बाद एक प्रक्रिया चली आ रही है 1951 के बाद से ही। बीच में कुछ कुछ कारणों से इसे रोक दिया गया था। परिसीमन की प्रक्रिया, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है। परिसीमन में क्या होता है, जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें होती हैं उनका नया सीमांकन किया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि आबादी के हिसाब से उन प्रतिनिधित्व मिले। साधारण अर्थों में यह हम समझेंगे कि जैसे 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो। लेकिन अब स्थिति दूसरी नजर आ रही है। उत्तर के राज्य बनाम दक्षिण के राज्यों में एक विवाद सा छिड़ गया है। विवाद का वजह यह है कि जहां पर उत्तर में जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, इधर के राज्यों में जनसंख्या ग्रोथ ज्यादा है। वहीं अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करें तो वहां में जनसंख्या इन राज्यों के अपेक्षाकृत कम है। वहां के नेताओं के द्वारा, दक्षिण के नेताओं के द्वारा यह बार बार चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वह कम हो जाएगी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में वहां की सीटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्रतिनिधित्व उनका बढ़ जाएगा। यह एक पूरा विवाद का बिंदु आ गया है। हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा यह बार बार अपने स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उस उधर के जो राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, उनके नेताओं के द्वारा इस प्रकार की बातें कह इसका विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में आ गया है। हम आज उन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि जनगणना, परिसीमन और दक्षिण बनाम उत्तर के राज्यों के बीच विवाद क्या है, क्या स्थितियां हैं, कब से यह स्थिति चालू हुई है, जनगणना क्या होती है, परिसीमन क्या होता है। परिसीमन के बाद जो हमारे संविधान में ऐसा माना गया है, ऐसा बताया गया है कि जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो 10 लाख की आबादी पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर पूरे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व के रूप में बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या आने वाले समय में 130 करोड़ के आसपास हो गई है। तो 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से अगर प्रतिनिधित्व के लिया जाए तो सीटों की संख्या जो इस समय 552 है वह बढ़कर कहीं ना कहीं लगभग दोगुनी होती हुई नजर आ रही है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर और दक्षिण के राज्यों को अगर हम बांट कर देखें तो उत्तर के राज्यों में की जनसंख्या कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्यों की तुलना में 1.5 गुना से ज्यादा है। तो अगर सीटों का आवंटन होगा परिसीमन के आधार पर, जो हमारा ढांचा बना है उसके आधार पर, कहीं ना कहीं से दक्षिण के राज्य जो हैं वहां का प्रतिनिधित्व कम होता हुआ दिखाई देगा। आज यह हमारा पूरा मुद्दा इसी पर है। हम इस मुद्दे पर तो बात करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल इल्विन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें और आप अपने विचार व्यक्त कर सकें कि इस वीडियो में, इस आपके सेशन में क्या कमी रह गई और उसको आगे वाले सेशन में हम कैसे सुधारेंगे, इस पर भी आप अपने विचार रखिए। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए चर्चा के पक्ष को जानेंगे और एक एक बिंदुओं पर गहनता से अध्ययन करते हुए हम अपने क्लास को वाइंड अप करने का प्रयास करेंगे। क्या है टाइटल, क्या है विवाद, जनगणना, परिसीमन और उत्तर के राज्य बनाम दक्षिण के राज्य। यह पूरा विवाद क्या है, जनगणना क्या है, परिसीमन क्या होता है, उत्तर के राज्य बनाम दक्षिण के राज्यों के बीच में विवाद क्या है। पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, परिसीमन क्या होता है, दक्षिण राज्यों में चिंता क्यों है, जनसंख्या और सीटों के वितरण के संदर्भ में भी बात करेंगे और परिसीमन के संभावित परिणाम क्या होने वाले हैं, इस पर आइए बात करते हैं। तो परिसीमन क्या है, हम तो जानते हैं कि अब 2025 में जनगणना का कार्य पूरा होने वाला है, 26 में उसके आंकड़े आ जाएंगे और 26 के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद की चिंताएं जाहिर की जा रही है अपने अपने राज्य के नेताओं के द्वारा। भारत को 2 हिस्सों में बांटकर यह तुलना करना वहां के किसी भी राज्य के नेताओं के द्वारा यह एक अच्छा संकेत नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए। लेकिन फिर भी यह मुद्दा गरमा रहा है, इसलिए इस विषय पर हमें जानकारी रखनी जरूरी हो जाती है। परिसीमन क्या है, परिसीमन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो आज से ही नहीं, आजादी के बाद से ही चला आ रहा है, जिसमें जनगणना के आधार पर संसदीय सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को समायोजित किया जाता है। संसदीय सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं को समायोजित किया जाता है। समायोजन मतलब किसी क्षेत्र विशेष में मान लीजिए कि यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, तो इसमें से 2 निकाल के दोनों को बराबर कर दिए, समायोजित करने का प्रयास किया जाता है, किया ही जाता है। यह सुनिश्चित करना, इसका अर्थ यह होता है, परिसीमन का काम ही यह होता है, यह सुनिश्चित हो जाए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या हो, जिससे प्रतिनिधित्व समान बना रहे।
हमने बताया आपको, या आप जानते भी हैं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या सामान्य जागरूकता रखने के शौकीन हैं, तो जानते हैं कि जो एक संसदीय क्षेत्र होता है उसमें एक लोकसभा सदस्य का प्रतिनिधित्व 10 लाख आबादी या 10 लाख जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वही बात कह रहा है कि परिसीमन का यही एक मूल उद्देश्य ही होता है कि जनसंख्या का समान वितरण के आधार पर, लगभग समान जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। यह जो परिसीमन हुआ था तो 1951 में जो आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना हुई थी, उसके बाद 1951 में हुआ, दूसरी जनगणना 1961 में होती है, उसमें हुआ, 1971 की जनगणनाओं के बाद किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको 25 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। पुनः अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उसको भी फिर 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में परिसीमन किया गया, प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और 2001 की जनगणना तक सीटों का पुनर्वितरण नहीं हुआ। 2001 तक की जनसंख्या के आधार पर पुनर्वितरण नहीं हुआ। यह 25 वर्ष बाद होने जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे सीटों का डिवाइडेशन होता है। जो यह हम स्टेट का नाम देख रहे हैं, चूंकि 1961 की बात होगी, 1967 की बात होगी, 1971 की बात होगी, 1976 की बात होगी, तो उस समय उत्तर प्रदेश एक ही था जिसमें उत्तराखंड भी था, बिहार और झारखंड एक ही थे, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला, तमिलनाडु उसका कुछ हिस्सा निकालकर और दूसरे राज्यों में समायोजित करके एक अलग राज्य के रूप में उसको मूर्त रूप दे दिया गया है। तो यह पूर्व के राज्यों की भाग, इसमें उत्तर प्रदेश में हम उत्तराखंड को भी समाहित करके समझेंगे और बिहार में झारखंड को भी हम जोड़कर देखेंगे। 1961 के पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनगणना 7 करोड़ से ज्यादा थी, बिहार की जनगणना 3 करोड़ से ज्यादा थी, राजस्थान 2 करोड़, तमिलनाडु 3 करोड़, केरला की 1 करोड़ के से ज्यादा जनसंख्या थी। अब उत्तर प्रदेश में सीट 85 थी, बिहार में 53, राजस्थान में 23, तमिलनाडु 39 और केरल में 19 सीटें थी। अब हम जब सीट की रेशियो की बात करते हैं, तो यहां 8,25,219 पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर एक सीटों का आवंटन किया गया था। वहीं बिहार में 6,57,377 जनसंख्या के आधार पर सीटों का ऐसे ही क्रम को देखा गया। अगर हम 1971 पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, उसके बाद 1976 का जो सीट अलॉटमेंट होता है आफ्टर परिसीमन, तो उसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास बढ़ती है। बिहार की भी, राजस्थान की भी, तमिलनाडु की भी, सबकी आबादी, सबकी जनसंख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। उत्तर प्रदेश की सीटें उतनी ही रह जाती है, बिहार की सीटें में 1 बढ़ोतरी होती है, राजस्थान में 2 सीटों का इजाफा होता है, वहीं तमिलनाडु में कोई सीट नहीं बढ़ती है और केरला में 1 सीट का इजाफा हो जाता है। और अगर हम देखें तो जो प्रतिनिधित्व होता है वह उत्तर प्रदेश में 9,86,456 जनसंख्या पर 1 लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो 7,80,115 पर, राजस्थान की बात करें तो 10,30,632 पर, वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 10,56,389 आबादी पर, जनसंख्या पर 1 लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जा रहा है, मानक माना जा रहा है। लेकिन केरला में भी 10,67,369। अगर हम बात करें तो 1967 में 520 लोकसभा की सीटें थी, 1976 की बात करते हैं तो सीटों की संख्या बढ़कर 542 हो जाती है। 1967 में अगर हम बात करें तो 1 लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व, मतलब 1 लोकसभा सदस्य 8,44,682 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं 1976 की अगर बात करें तो 1 लोकसभा का प्रतिनिधि 10,11,365 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब चिंता की विषय क्या है, दक्षिण राज्यों को क्यों यह चिंता सता रही है कि जो नया परिसीमन होगा 2025 की जनगणना के बाद तो हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। आइए इस पर भी बात करते हैं। दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो इनको यह डर बार बार सता रहा है कि जनसंख्या वृद्धि में धीमेपन के कारण संसद में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। उनका जो ग्रोथ रेट है, इन राज्यों की जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट मतलब किसकी, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, वह कम है। और जो साउथ और जो नॉर्थ के स्टेट है जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया,
इनकी जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज्यादा है। तो यह जो दक्षिण के राज्य हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, इनको यह डर सता रहा है कि इनकी जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर इनके जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है संसद में उसको कम कर देगा। परिसीमन जनसंख्या डेटा के आधार पर हो। कैसे प्रतिनिधित्व कम कर देगा? अगर परिसीमन हो जनसंख्या के को डेटा मानकर किया जाए तो उत्तरी राज्यों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि होगी और दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या में कमी होगी। अब यह कैसे? मान लीजिए कि जो साउथ के स्टेट हैं और एक नॉर्थ के स्टेट हैं। साउथ के स्टेट में मान लीजिए कि 10 लाख आबादी पर 1 करोड़ आबादी है और यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख आबादी हो गई और 10 लाख प्रतिनिधित्व लिया गया। यहाँ मान लीजिए कि 90 लाख आबादी थी, बढ़कर 1 करोड़ हुई है और यहाँ 90 लाख आबादी है, बढ़ के 1 करोड़ 20 हुई है। और यहाँ पे 10 लाख के अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो यहाँ पे 9 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ भी 9 लोकसभा की सीटें थी। लेकिन आफ्टर परिसीमन 2026 की बात यह कह रहा है कि अगर परिसीमन जनसंख्या को आधार मानकर किया जाएगा तो यहाँ सीटों की संख्या में मात्र 1 वृद्धि होकर 10 हो जाएगी, लेकिन यहाँ की सीटों की संख्या में 3 की वृद्धि होकर 12 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होता हुआ नजर आ रहा है। यही दक्षिण के राज्यों की चिंताएं हैं, चाहे वह केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, वही बात बता रहा है और यही चर्चा का वजह है। यही केंद्र और राज्यों में विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। आगे बात करें, तमिलनाडु की सीटें थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में प्रतिनिधित्व में भारी वृद्धि हो सकती है, जैसे हमने एग्जाम्पल के आधार पर समझा। अब आइए बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड 2025 पॉपुलेशन करेंट सीट रेशन नॉट इक्विटेबल। मतलब अगर हम 2025 की जनगणना को आधार मानकर सीटों का बंटवारा करें तो स्थितियां क्या हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, इसमें हम उत्तराखंड को भी शामिल किए हैं। बिहार, इसमें हम झारखंड को भी शामिल किए हैं। तो यूपी में जैसे हमने देखा कि 85 सीट, तो सीटों की संख्या अगर कितनी हो जाएगी, सेम रेशियो एज लास्ट टाइम। अगर पिछली चीजों को हम देखें, पिछला आधार माने, रेशियो माने, तो यूपी की आबादी 25 करोड़ हो जाती है, तो सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 250। अगर बिहार की आबादी 17 करोड़ होती है, होनी ही है, तो सीटों की संख्या पिछले आधार पर, पिछले जो 10 लाख के आसपास प्रतिनिधित्व का मानक रखा गया था, उस पर सीटों की संख्या 169 होने वाली है। राजस्थान में 82, तमिलनाडु में 76 और केरला में 36 सीटों की संख्या हो जाएगी। अगर हम 15 लाख रेशियो माने, आबादी का 15 लाख रेशियो माने, मतलब पहले से 5 लाख आबादी बढ़ा दे, मतलब एक संसदीय जो क्षेत्र होगा तो उसका जो प्रतिनिधि होगा वो 15 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर 15 लाख जनसंख्या को हम प्रतिनिधित्व का आधार बनाएं तो यूपी में 168 सीटें होने वाली है, बिहार में 114, राजस्थान में 55, तमिलनाडु में 52 और केरला में 24। अगर हम 20 लाख आबादी माने तो 126, 85, 41, 39 और 18। अगर 10 लाख की आबादी पर अगर हम प्रतिनिधित्व देने की बात करें तो सीटों की संख्या 1397 होगी। 15 लाख पर प्रतिनिधित्व देने की बात करें तो देश में कुल सीटों की संख्या 947 होगी। और अगर 20 लाख की आबादी पर हम एक संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की बात करें, एक संसद बनाने की बात करें, एक सांसद चुनने की बात करें तो संख्या 707 होती हुई नजर आ रही है। यही पूरा सीन है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इस उत्तर प्रदेश में हम उत्तराखंड को भी शामिल किए हैं और बिहार में हम झारखंड को भी शामिल करके चल रहे हैं। जनसंख्या और सीट वितरण में आइए हम जैसे इस आंकड़ों को समझे, हम इसको शाब्दिक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या और सीट वितरण की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि उत्तर भारत की तुलना में काफी धीमी है, जिससे सीटों के आवंटन में असंतुलन का डर सता रहा है। यही कारण है कि चाहे वह केरल हो, तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, इनके नेता बार बार यह चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जो जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन होगा, संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण होगा, जो क्षेत्र हैं, जनसंख्या है, उनका पुनर्वितरण करके उसको समायोजित करने का काम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं से दक्षिण के राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि दर कम है, वे नई जनगणना डेटा के आधार पर सीटें खो सकते हैं, मतलब सीटें कम हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सीटों की संख्या में असमान वृद्धि हो सकती है। यदि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उच्च रखा जाता है तो दक्षिण राज्यों को फिर महत्वपूर्ण लाभ नहीं होने वाला है। दक्षिण राज्य
जो ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय दलों का समर्थन करते हैं, केंद्र सरकार में प्रभाव हो सकते हैं। चुनाव में उत्तर के पक्ष में झुकाव हो सकता है। आप देखते होंगे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का प्रत्याशी सबसे पहले वोट मांगने के लिए कहां आता है? उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करता है। यही वो कारण है। परिसीमन के संभावित परिणाम क्या होने वाले हैं, आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या 15 लाख रखी जाती है। तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण राज्यों में उनकी सीटों में मामूली वृद्धि होगी, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटों में भारी वृद्धि होने वाली है। इससे राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण हो सकता है, जिससे दक्षिण राज्यों का भारतीय संसद में प्रभाव और कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखे हैं कि अभी भी जितने, अगर हम बात करें तो प्रतिनिधित्व की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसी की बात हो रही है, उसी को आधार माना गया है। यही डर सता रहा है कि अगर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो उत्तर के जो राज्य हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है और दक्षिण के राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो कहीं ना कहीं से इन लोगों का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वह संसद में कम हो जाएगा। यही मूल बिंदु है, यही झगड़े की, विवाद की वजह है। ये रहा पूरा आज का सेगमेंट। आपको यह हमारा सेगमेंट कैसा लगा, वीडियोस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करिएगा, चैनल लाइक करिएगा। पुनः ऐसी ही वीडियोस के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।